संसदीय समितियों के महत्व, क्या महत्व बताओ बच्चों? समितियां बना के क्या फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है? कार्यभार कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, और हैं? चलो यार, अब मैं ये तुम्हें समझ में आता है इसलिए मैं सीधा सीधा इसी में देख के बता देता हूँ। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? कार्य विभाजन। आपने बोल दिया वो कार्य का विभाजन होगा तो आसानी से काम किया जा सकता है। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन, कि अब कोई हेल्थ का बिल आ रहा है तो उसमें जो डॉक्टर टाइप लोग हैं वो बैठ जाएंगे, वो क्या कर लेंगे? हाँ, विशेष प्रकार की क्या दे देंगे? सलाह दे देंगे, तो विषय विशेषज्ञता आ जाएगी। लिखो संसदीय समितियों का महत्व। अब देखो ये तो बोल वचन है, ये आप खुद से भी लिख सकते हो वैसे। अब मैं सही से बताऊं ना, तो जितना व्हाइट में लिखा हुआ है ना बस उतना ही लिखना है, आगे वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। These are based on principle of division of work. These are based on principle। क्या हो गया? सर्दी लग रही है? गर्मी लग रही है? हैं? हवा इधर आ रही है? इसका इसका स्विंग देख लेना थोड़ा, ये स्विंग ऊपर नीचे फिक्स है, ये थोड़ा एक बटन प्रेशर बटा दो। देखो दीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, अरे तुम यहाँ पे लिखो, आपस में बातें नहीं करनी। देखो कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे वाली लाइन लिखने की इच्छा हो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, लिख के काट दी। नहीं, अगला लिख लो, विशेषज्ञता को क्या मिलता है? प्रोत्साहन। स्पेशलाइजेशन इज एनकरेज्ड। उसके बाद में आगे और क्या हो सकता है इसमें बताओ? अरे पक्ष विपक्ष में तालमेल बढ़ता है। पक्ष और विपक्ष क्या कर रहे हैं? आपस में एक साथ काम कर रहे हैं, और दोनों सदनों के बीच भी सामंजस्य में बढ़ोतरी होती है जब दोनों की संयुक्त समितियां बनती है। उसके बाद में और इससे गोपनीयता बनाई जा सकती है। कोई काम चुपचाप करना है, ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना, तो किसके बीच में बात हो जाएगी? समितियों के अंदर बात हो जाएगी। बाल बाल कटा के आए हो आज तो तुम, है ना? वेरी गुड। घर जा रहे हो इसलिए कि घर इंसान बन के जाना है? हाँ, ये इस कॉलेज के दिन याद दिला दिए तुमने मुझे। मैं भी ऐसे घर जाता था, बाल कटा के जाता था। ठीक है, अब तो मैं जाता ही नहीं हूँ। हाँ, अगला लिख लो। हाँ, पीछे वाला नहीं लिखा था क्या? विषय विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है। एक ही सेकंड। विषय विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है। समय बताया जाए मुझे। 3:35 हुए हैं, 5 बजे तक है ना क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आराम से, मतलब आराम से लिख लो। हाँ, हो गया ये। इसके बाद में क्या है? सामंजस्य को बढ़ावा देती है। इट प्रमोट्स हार्मोनी एंड कॉर्पोरेशन। अब इन शब्दों को समझाने की जरूरत है क्या? ये तो समझ में आ रहा है, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। लोकसभा राज्यसभा के बीच में भी दोनों में सेम। एक में तो हार्मोनी लिख लो और एक में कॉर्पोरेशन लिख लो, दोनों सेम हो जाएंगे। इंग्लिश वालों, हिंदी वालों तुम्हारे ठीक है। एक में सहयोग लिख लो और एक में सामंजस्य। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहयोग बढ़ाता है, और उसमें कर लो भले ही सामंजस्य। दोनों लिख ली तो भी सही है। अब होता है ना, पॉइंट नहीं बचते तो 2 बनाने पड़ते हैं, तो वैसे बना दिए ये। और क्या करता है ये? गोपनीयता का ध्यान रखता है। ठीक है, सेम लिखना है, कोई किंतु परंतु नहीं है।
सीक्रेसी मेंटेन करता है उसके बाद में ठीक है डन। आगे एक दो और लिख लो। अगला क्या है, ये गोपनीयता रखने में क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद में देखो संसदीय समितियां के माध्यम से क्या होता है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है विधायिका का। ये कार्यपालिका कुछ भी करके ला रही है तो उसको चेक कौन कर लेती है, समितियां चेक कर लेती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं करती है। लिख लो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता रखने में सहायक, गोपनीयता रखने में सहायक। हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता रखने में सहायक। संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सीक्रेसी टू डिस्कस, to discuss sensitive issues related to national security, national अगला संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो एक बात बताऊं मैं, अगले 6-8 महीने बहुत तरीके से पढ़ाई कर लो, जीवन सेट हो जाएगा। वैकेंसी आ रही है खूब सारी। भजन लाल जी तो वास्तव में मामला ठीक कर दिया इन्होंने, नहीं ईओआरओ रद्द करके बढ़िया काम किया। कम से कम पैसे डूबे लोगों के, और डूबे ही हैं और क्या। जिन्होंने पेपर खरीदा था 20-20 40-40 लाख में, वो गए, और अब साल भर बाद में तो जिन्होंने पैसे लिए उन्होंने खर्च भी कर दिए, अब वापिस कहां से देंगे। तो काम बढ़िया है। और अपने ना डाइवर्ट नहीं होना है, जो आरएस दे रहा हो वो साथ में कि मैं तो एक्ट भी पढ़ लेता हूँ नगर पालिका वाला, है ऐसी मूर्खता। हाँ नहीं नहीं पढ़ना, एक तैयारी करनी है। कई आज मैं यो माहौल देख रहा हूँ, और फिर अब वो तो खैर शुरू होने वाला है बंदरबाट, तो यूट्यूब वाला तो ये भी कर लो और वो भी, कुछ ही नहीं करना। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, ये कहावत एकदम सटीक है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना, जिसकी तैयारी कर रही है एक पेपर की कर लेना। अगर 2-3-4 नाव में सवारी करने की कोशिश करी तो तुम अजय देवगन नहीं हो कि वो 2 बाइक पे एक साथ आ जाता था। तुम 2 बाइक पे जाओगे, तुम्हारा चिरा ही लगेगा फिर, ठीक है ध्यान रखना। तो प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें, अपनी जिंदगी में भटकाव नहीं लाना है। आपके लिए एक वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, आप जिस पे फोकस्ड हो वो करो। यार देखो मैं उनके जितनी इंटेलिजेंस की बातें नहीं करता हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको एक नौकरी चाहिए तो आप शिद्दत से एक की तरफ जाओगे ना, तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। आप 2 में पैर फंसाओगे तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। बाकी मेरा पर्सनल है, सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप एक चीज पढ़ते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई सीटें हजारों की संख्या में नहीं है। 700 सीट आरएस में और कोई 40-50 ईओआरओ में, 100 है क्या उसमें, 100 सीट है, 800 लोग। मुझे लगता है कि 800 लोग तो शिद्दत से पढ़ रहे हैं, 70 है 77, तो 77 लोग तो सिर्फ शिद्दत से उसके लिए पढ़ रहे होंगे। और आप क्या करते हो कि मैं उधर भी चल जाऊं और मैं इधर भी चल जाऊं। जब मैं इधर चला उधर चला होता है ना, तो मैं किधर ही नहीं चला। नहीं, मैं आज तक मैंने कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं देखा कि जिसने 5 तैयारियां की हो और सेलेक्ट हो गया हो, लेकिन व्यक्ति को ऐसे जरूर देखा है कि एक तैयारी करी सब में सिलेक्शन हो गया। ऐसे खूब लोग हैं कि एक तैयारी करी थी, आज इसके किस्में हो गए 4-5 में सिलेक्शन हो गए। तो प्लीज अब मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपको पहले दिन जब वैकेंसी आई थी तब भी एक चीज बोली थी कि स्ट्रेटेजी कभी भी दूसरे की नहीं होती है, स्ट्रेटेजी हमेशा खुद की होती है। अब आप अपना कैलिबर किसी टॉपर के हिसाब से बनाते हो तो वो आपकी मूर्खता है, वास्तविकता तो मैं यही कह रहा हूँ। कोई टॉपर है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है आपको क्या पता यार। अब एक व्यक्ति जो आईआईटी में पढ़ा हुआ, आपने आईआईटी की फुल फॉर्म नहीं पता करी कभी, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। कोई आईआईटीएन है
यानी कि वो 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा पढ़ चुका है, ठीक है, वो बातें बताएगा अपनी कैलिबर की कि ऐसा किया जा सकता है। आपका कैलिबर है कि सर 30% से तो मैं पास हुआ हूं। रियलिटी यही है। ज्यादातर के फेल होने का रीजन क्या होता है कि उन्हें लगता है कि मैं उस टॉपर की, अब तुम खुद बताओ, भगवान सौगन मतलब करता है ना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि तुम्हारे क्लास के टॉपर से इमेजिन करो तुम, क्या तुम उनके बराबर थे क्या? तुम आज उनकी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो कर सकते हो? पास वो भी हुए हैं, पास तुम भी हुए हो, लेकिन तुम अपने तरीके से हुए हो और वो अपने तरीके से हुए। इसलिए हमेशा स्ट्रेटेजी खुद की। अब मतलब यूं कहावतें चलती है ना कि भाई जैसे होता था युद्ध में हथियार हमेशा खुद का ही काम आता है, गाड़ी हमेशा खुद की रखनी चाहिए व्यक्ति को। तो वो चीजें स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, आपके पास दोनों चीजें सामने। जब आपको पता चल रहा है मेरा 2 फरवरी तक आरएस का सिलेबस नहीं हो रहा, मैं ईओआरओ के 4 पन्ने पढ़ के क्यों अपने आरएस के 4 पन्ने कम करूं? ठीक है, तो अब भटकाव भयंकर शुरू होगा और यूट्यूब पे तो गजब ही बंदरबाट शुरू होता है। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इसलिए हाँ, वो पता ही है, मुझे ही पता है। कल वो जो 56 रैंक है वो मेरे रूममेट ही है अभी, पृथ्वी भैया। तो कल भी हमारी भी यही बात हो रही थी कि अब बच्चे भयंकर रूप से भटकेंगे। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, नौकरी एक लगती है, तैयारी एक होती है। 50 तैयारियां करके एक बार में 50 नौकरियां आज तक किसी ने नहीं ली है। और तुम अपने आप को अपवाद स्वरूप सिद्ध करने का प्रयास मत करो। आपका अल्टीमेट उद्देश्य एक नौकरी लेनी, ठीक है? तो प्लीज इस बंदरबाट में मत पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे। बाकी तो तुम पढ़ोगे, मैं पता है वो तो मेरे को। चलो ठीक है, ये अपने हो गए आर्टिकल 118। आर्टिकल 119 लिखने का मतलब नहीं है, वो सीधा ये कहता है कि संसद अपने वित्तीय नियम स्वयं बना सकती है, कोई मतलब नहीं है उसका, वो अपने पार्टी नहीं है। इसके बाद में आर्टिकल 120, ऐसे बैठे बैठे पढ़ा दूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में पार्लियामेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, इसमें यह है कि हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा जिसमें अध्यक्ष अनुमति दे दे, वास्तविकता यही है। जैसे अपने इस बार राजस्थान में राजस्थानी भाषा में शपथ लेने का प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हर बार छत्तीसगढ़ी में शपथ लेते हैं और उनकी शपथ मान्य होती है, जबकि छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब ये प्रॉब्लम है कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये जो नेता है इनको आर्टिकल के 5, इनको संविधान के 5 आर्टिकल भी नहीं आते हैं, इनको आते ही नहीं। और इसीलिए कि नहीं 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 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची से इसका कोई लेना देना नहीं है। संसद जिस भाषा में अनुमति दे दे, व्यक्ति उसी भाषा में शपथ ले सकता है, उसी भाषा में सदन की कार्रवाई चल सकती है। अब कल को अध्यक्ष कह देना वसुदेव देवनानी, राजस्थानी भाषा में काम होगा इसमें, तो राजस्थानी भाषा में ही काम होगा, भले ही वो 8वीं अनुसूची में है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज कह रहा हूं पूरी कार्रवाई, अगर कह देना वसुदेव देवनानी कि पूरी कार्रवाई अगले 5 साल किसमें चलेगी, राजस्थानी भाषा में, तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तुमने पेपर नहीं देखा कितने आसान आते हैं राजस्थानी भाषा के? उप मुख्यमंत्री, वैसे मंत्री की शपथ है, कैबिनेट मंत्री की शपथ है, लेकिन अब वो ले सकते हैं क्योंकि मंत्री के रूप में शपथ है। हाँ, कोर्ट में चल रहा है, चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने, अब वो है कि पार्टियां अपने हिसाब से करती है। कर्नाटका के पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार राजस्थान में डिप्टी सीएम बने थे पायलट साहब, तो गहलोत साहब ने कह दिया था नहीं 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 नहीं, डिप्टी सीएम की कोई शपथ नहीं होती है, और पायलट साहब को डिप्टी सीएम के नाम की शपथ नहीं लेने दी थी। उसके बाद में कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया सीएम बने, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने, और उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। और ठीक है, और यहाँ पे बीजेपी में दिया कुमारी बैरवा जी ने किसकी शपथ ली है? डिप्टी सीएम की। तो कांग्रेस ने यहाँ पे विरोध किया, केस दर्ज करा रखा है, जबकि कर्नाटका में इन्हीं के डिप्टी सीएम ने किसकी शपथ ली है? डिप्टी सीएम की। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, चलता रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 120 में क्या दे रखा है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और इंग्लिश रहेगी, लेकिन अध्यक्ष अनुमति दे दे तो कोई भी भाषा,
ठीक है, भले ही कहीं लिखी हुई है चाहे नहीं है। 120 लिखो। देखो, संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा। तो मान लो आरएस प्री निकल गया 3-4, अरे 3-4 महीने तो बहुत है मेंस निकालने के लिए, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आपने प्री वाले सारे सब्जेक्ट ढंग से पढ़ रखे हैं। अगर प्री वाले सारे सब्जेक्ट ढंग से पढ़ रखे होंगे ना तो कुछ ही नहीं है मेंस में। तो एथिक्स पर बेट पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश रोज की रोज पढ़नी है, छोटे 6 सब्जेक्ट तो चाहे आओ चाहे नहीं आओ बात बराबर है। अच्छा, कैमरे के सामने रहो, समझ में नहीं आता तो मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं कैमरे के सामने ठीक है आ जाऊंगा भाई, कुर्सी से उठाना है। संसद में प्रयोग की जाने वाली तो संविधान के स्रोत, हाँ करवाए जाएंगे संविधान के तो, हाँ कवि की भावना। शॉर्ट नोट्स तो यार वो फ्री होते ही, इस बार मैं पकड़ूंगा उसको, परसों घर ही लेके जाऊंगा नोट्स बनाने वाले को, जो हमारे वो नोट्स लिखता है ना, ये सारे आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह लिखा हुआ है, जिस राजस्थान ज्योग्राफी लिखी है अभी और वैसे, उससे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवा दूंगा शॉर्ट नोट्स। मेरे पास तो बने पड़े ही है, मैंने बना दिए, सब स्लाइडें पड़ी, राइटिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, संविधान के स्रोत, पहले संविधान पढ़ लें उसके बाद में स्रोत जानेंगे। अब संविधान के स्रोतों में मतलब यूं 2 मिनट का काम है संविधान के स्रोत, क्योंकि पूरा संविधान पढ़ा हुआ होगा ना तो पता होगा किस चीज का मतलब क्या है। चलो आज तो मैं संविधान के स्रोत पढ़ा दूंगा, लिखवाऊंगा एक दिन, वो भी लिखवाऊंगा। संविधान के स्रोत 10 देशों से लिए हमने। संविधान कितने देशों से लिया है? 10 से। याद दिलो, छोड़ो बाद में करा दूं। हाँ हो गया लिए। अब आर्टिकल 121, आर्टिकल, अरे मैं कैमरे के सामने नहीं हूं क्या ब्रिजमोहन जी? ये यार उठ गया तो फिर मैं उठ के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आज अब आ गया। देखो आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122, इसमें लिखा हुआ है कि संसद न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संसद जो है वो जुडिशरी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जुडिशरी जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है। आर्टिकल 122 में लिखा है न्यायालय संसद की आंतरिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जुडिशरी विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट। 121 क्या कहता है? कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इधर ये जो जुडिशियल रिव्यू करता है ना, किसका करता है? फाइनल प्रोडक्ट का, एक्ट बनने के बाद। उससे पहले कैसे करो तुम जानो और तुम्हारा हमें कोई मतलब। बस यही लिखो तो, बस एक बार कर सकता है। कब कर सकता है? एक बार। एक बार कब कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव आ रखा हो ना, जब इनके रिमूवल की बात हो रखी है ना, तब संसद हस्तक्षेप करता है। संसद कहता है हाँ अब आया ऊंट पाड़ के नीचे, और ये फिर जम जम के बुराइयां करते हैं। किसकी? जजों की। अभी कोई फैसला दे दे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, संसद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, ना उसकी बढ़ाई कर सकता है ना उसकी बुराई कर सकता है। जजों ने फैसला कैसे दिया,
कौन सी बेंच बनेगी, ये सब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। संसद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है। और संसद अपने बिल कैसे पारित कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, माथा खोल दिया एक दूसरे का, खोल दिया तो खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट आया है, एक्ट बना है, जो भी काम हुआ है, उसको देखेंगे कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। प्रक्रिया क्या है उसको ये देखते नहीं है, ठीक है। तो संसद न्यायालयी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसमें न्यायालय संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 122, 121 और 122। भंग होने की बात हो रही, स्थगित तो रोज शाम को करता है कौन, अध्यक्ष की। अब कार्रवाई स्थगित की जाती है, अब कल मिलेंगे, कार्रवाई को रोक दिया। अच्छा स्थगित वाला, अब जैसे कईयों को लगता है ना स्थगित के लिए स्थगित प्रस्ताव लाना पड़ता है क्या, तो नहीं, वैसे लाना तो पड़ता है लेकिन लाया नहीं जाता। अब ये होता है कि भाई अगर हंगामा हो जाता है ना, तब क्या सुनते हैं अपन कि कार्रवाई को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो वो अपने स्व विवेक से कि अगर झगड़ा हो गया तो आज की कार्रवाई को 2 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, एडजन। एक आप शब्द पढ़ते हो एडजन सिंडाइन, स्थगन सेंडाई, क्या ये एडजन सेंडाई, इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। वैसे तो नॉर्मली स्थगित की जाती है, नॉर्मली स्थगित की जाती है। अब वो ठीक है, ऑनलाइन वालों समझ नहीं आएगा। स्थगित की जाती है, स्थगित कितने टाइम के लिए की जाती है, तो कह देता है अगले 2 घंटे के लिए स्थगित है, 2 घंटे बाद मिलेंगे, या 4 घंटे के लिए स्थगित है, या 4 दिन के लिए स्थगित है, इस तरीके। अगर वो कह दे एडजन सिन डाई, मतलब मर गई, कब तक पता नहीं, जब जिंदा करेंगे तब हो जाएगी। सदन जो है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कब वापस जीवित कब करेंगे पता नहीं, एक बार तो बाद में देखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में सूचना मिल जाएगी कब पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है। एडन सिन डाई का मतलब होता है, कई बार अब जब आप स्थगन वगैरह पढ़ते हो तो आ जाता है शब्द, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ठीक है। अब देखो 122 क्या कहता है, न्यायालय संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और 123 में क्या देखा है, अध्यादेश। आज हमारे कुल मिला के क्या पढ़ना है, अध्यादेश, लिख लो 122। प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate, राजस्थानी क्या छोड़ो बड़ो, आर्टिकल 123। अब आपको पता है कि कार्रवाई कोई भी बिल आता है लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, अब पारित होने के बाद किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति साइन करके उसको क्या बनाता है, अधिनियम बनाता है। अब यदि संसद के क्या स्थिति है, यदि संसद के पार्लियामेंट के एक या दोनों जो सदन है वो सत्र में नहीं है, वो किसमें नहीं है, सत्र में नहीं है, नॉट इन सेशन। जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, या तो दोनों या कोई एक सत्र में नहीं है, तो क्या एक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। अब ऐसी स्थिति में अगर सरकार को क्या चाहिए, एक्ट चाहिए, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, तो भाई उसके लिए राष्ट्रपति क्या ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। इस स्थिति के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो कानून बना सकता है, किसके माध्यम से बना सकता है, अध्यादेश। और इसको जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की क्या विशेषता है, तो ये एक अस्थायी कानून है, ये एक प्रकार का क्या है, अस्थायी टेम्परेरी अधिनियम होता है। ये क्या होता है, एक टेम्परेरी एक्ट होता है। इसके पास जो सामान्य रूप से जो अधिनियम बनता है ये भी सेम उसी तरह का
होता है। इसके पास सभी वही शक्तियां हैं, पावर्स रखता है जो किसकी होती है, किसी सामान्य अधिनियम की होती है। सामान्य रूप से जो एक्ट बन रहा है ना, सेम उसी की पावर्स इसके पास भी होती है। सब कुछ किया जा सकता है इससे, सिवाय किसको छोड़ के, संविधान संशोधन में संशोधन नहीं हो सकता इससे। संविधान में क्या नहीं कर सकते आप, संशोधन नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्या इसका भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? अगर बस आपराधिक कानून का नहीं होता, बाकी संसद के नियमों का क्या हो सकता है, भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है। उसी तरीके से इसका भी क्या हो सकता है, भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसका क्या होता है, भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है। ठीक है, तो प्रक्रिया तो वो है, लेकिन यदि संसद के एक या दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश क्या होता है, एक टेम्परेरी एक्ट होता है, अस्थायी है। इसके पास सारी शक्तियां जो सामान्य रूप से बन सकता है। इससे क्या नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। इसका भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है क्या, हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है क्या, ये हो सकता है। इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं, सेम उसकी वाली शक्तियां इसको प्राप्त होती है। उसके बाद में कब तक इस अध्यादेश का कार्यकाल कितना होता है, कब तक ये रह सकता है, तो ये रह सकता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अब ये तो अपन ने मैथ्स के हिसाब से बना दिया, बाकी वास्तविकता ये है कि जिस दिन लाया जाएगा, जिस दिन लाया जाएगा उसके बाद अगले सत्र के 6 सप्ताह तक, जिस दिन लाया गया है उससे अगले सत्र के, अगला सत्र जब शुरू हो जाएगा ना, तो इसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे संसद के अंदर क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद में पेश करना पड़ेगा। और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितना होता है, 6 महीने का, तो हम 6 महीने और 6 सप्ताह कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कितना, जिस दिन लाए हैं उसके बाद जो भी अगला सत्र आ रहा है उस सत्र में जरूरी नहीं है पहले दिन लो, कब तक का समय दे दिया, 6 सप्ताह, कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और जब संसद के अंदर लाया जा रहा है तो तत्काल कारण क्या थे, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको क्या लाना पड़ गया, अध्यादेश, तो वो तत्कालिक कारण संसद को बताने पड़ेंगे। जो इमीडिएट रीजंस थे कि आपको क्या लाना पड़ गया, ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया, अध्यादेश लाना पड़ गया, उसका उल्लेख आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस दिन है उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर संसद में लाना है, संसद में लाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे कौन से कारण थे तात्कालिक कारण, उनका उल्लेख करना पड़ेगा। अब इसका रिमूवल कैसे हो सकता है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, समाप्त कैसे हो सकता है, तो राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकता है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। दूसरा, संसद पारित ही नहीं करे, संसद क्या नहीं करे, पारित नहीं करे, पास नहीं करे, या फिर संसद में पेश ही नहीं करो, पेश नहीं किए, या तो पारित नहीं किया संसद ने, या संसद में सरकार पेश ही नहीं करती अगले सत्र के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कानून बनने की, एक्ट बनने की प्रक्रिया ये होती है। बिल आता है लोकसभा राज्यसभा से, पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, वो साइन करता है, फिर वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर ये पारित होना संभव ही नहीं हो, संभव क्यों नहीं हो, तो एक या दोनों के दोनों जो सदन है वो सत्र में नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब जब अध्यादेश जारी कर सकता है तो अध्यादेश की कुछ क्या होती है, विशेषताएं, जैसे कि ये एक अस्थायी कानून है,
ये सामान्य एक्ट की सारी शक्तियां रखता है, इसका भूतलक्षी क्रियान्वयन तक हो सकता है, लेकिन इससे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और कब तक रहता है ये? तो ये 6 माह प्लस 6 सप्ताह। वैसे लिखा तो क्या जाता है कि भाई जिस दिन लाए हैं उसके बाद अगला सत्र, अगला जब भी सत्र आएगा तो कितने दिन के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना, सॉरी संसद में पेश करना पड़ेगा। अब जब संसद में पेश करेंगे तो उसके क्या बताने पड़ेंगे? तात्कालिक कारण, ऐसी कौन सी अड़ी थी कि आप इसको पहले लेके आए, ठीक है। और उसके बाद में समाप्त कैसे हो सकता है? तो राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है, संसद समाप्त कर सकता है, और ये अगर संसद में पेश ही नहीं किया तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? क्या अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? ये तो लगता है किया जा सकता है, ये तो लगता है नहीं किया जा सकता। धूड़ कर दी तुमने, हैं? केशवानंद भारती केस में क्या कहा था? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका हम न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे, और ये तो कानून बना दिया पूरा पूरा। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है, चेक करेगा संवैधानिक है या नहीं है। क्यों नहीं करेगा? करेगा। इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, और इनफैक्ट 38वें संविधान संशोधन से कह दिया था कि इसके ये जो तात्कालिक कारण हैं इनका क्या नहीं हो सकता? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। इससे क्या कह दिया था? अब इसका तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, ये जो तात्कालिक कारण है इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। किससे कह दिया? 38वें संविधान संशोधन, फिर हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, और उससे कह दिया कि इसके तात्कालिक कारणों का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसमें तो हाँ कर दी, इसमें ना कर दी, ठीक है। इस तरीके से 38वें से क्या कहा? इसके तात्कालिक कारणों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और इसमें कह दिया किया जा सकता है। और इसका तो होगा ही होगा, विधि बन रही है, ऐसी कोई विधि बन ही नहीं सकती जो मूल अधिकारों का हनन करे, और बाकी ऐसे असंवैधानिक विधि भी नहीं बन सकती जो संविधान का भी क्या करे, उल्लंघन करे। तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। बात तो किस पे कि कारण क्या है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, कि वास्तव में कोई कारण था या यूं ही मूल उठा के लेके आ गए, ठीक है। कानून की जरूरत भी थी या संसद को क्या करना था, बाईपास करना था, बस ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपके अध्यादेश। बताओ देखे एक बार क्या है कि भाई जब संसद का एक या दोनों के दोनों सदन सत्र में नहीं है, किस में नहीं है? सत्र में, यानी कि सेशन चल नहीं रहा। सत्र किस में दे रखा है? आर्टिकल 85 में। दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अब सत्र नहीं चल रहा है, कानून चाहिए, तो कौन बना सकता है कानून? राष्ट्रपति। उसको अपन क्या कहते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश एक प्रकार का क्या है? अस्थायी कानून। इसके पास सारी शक्तियां कौन सी है? सामान्य कानून वाली। क्या इसका भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। क्या संविधान संशोधन कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते। इसका कार्यकाल 6 माह 6 सप्ताह। वैसे तो क्या लिखा जाता है? जिस दिन लाए हैं उससे जो अगला सत्र है, और अगले सत्र के भी कब? 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे सदन में पेश करना पड़ेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा, और उससे पारित भी हो जाना चाहिए 6 सप्ताह में। उसके बाद में संसद में रखते समय क्या करना पड़ेगा? तो इसके तात्कालिक कारण की ऐसी क्या जरूरत थी कि वो लाना पड़ गया, वो बताना पड़ेगा। क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? 38वें से कह दिया नहीं, 44वें से कह दिया हो सकता है, और वर्तमान स्थिति है कि उसका तो हो ही सकता है, उसके कारणों का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि ऐसी कौन सी अड़ी है जो तुम लेके आए, हमें बताओ, न्यायालय पूछ सकता है। उसके बाद में समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर दे, संसद कभी भी कर दे, या संसद से पारित नहीं हुआ तो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नहीं यार, उसमें क्या है इसका?
स्वयं विवेक जैसा इसके पास कुछ भी नहीं है। अभी रुको, ये मैं लिखवाऊंगा। चलो मैं लिखवा रहा हूँ ना, वैसे लिखना है पहली लाइन प्लीज। ये पूरा नहीं, 2 सेंटेंस कम करेंगे, इन 2 को 1 करेंगे। लिखो, पहले हिंदी वाले लिखो। यदि संसद के दोनों सत्र यदि संसद के दोनों सदन या एक सदन यदि संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं है या एक सदन सत्र में नहीं है, दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं है। अब तो ये लाइन पूरी लिखनी नहीं है, इंग्लिश में लिखो। इफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट or any one house if both house of parliament or any one house of parliament if both house of parliament or any one house of parliament are not in session if both house of parliament or any one house of parliament is not in session, वो तो फिर पूरा नहीं है। तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो आर नॉट इन सेशन। अभी थोड़ा बाकी देखो। अब इसमें एक फेमस केस हुआ है, डीसी वाधवा केस। इसमें क्या हुआ है? डीसी वाधवा केस। अब डीसी वाधवा केस में हुआ कुछ नहीं था। बिहार के अंदर 1967 से लेकर के और 1981 के बीच में 256 अध्यादेश लाए गए। कितनी बार अध्यादेश आए? और सरकार हर बार क्या करती? अध्यादेश लाती, सत्र चलता विधानसभा का, उसमें रखती नहीं, फिर अगले दिन वापस क्या ले आती? अध्यादेश। ऐसे कर करके 256 बार 15 साल में कितने अध्यादेश लेके आ गई? 256। तो फिर डीसी वाधवा नाम के व्यक्ति थे, वो कहां पहुंचे? न्यायालय। और 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान पर फ्रॉड है। ये संविधान पर क्या है? फ्रॉड है। ये कार्यपालिका के द्वारा, ये क्या है? कार्यपालिका के द्वारा विधायिका लेजिस्लेटिव की पावर्स का अतिक्रमण किया गया है। क्योंकि फिर विधायिका का मतलब ही क्या बचा? सारे काम किससे चल रहे हैं? कार्यपालिका के बनाए हुए कानून से चल रहे हैं। क्योंकि कार्यपालिका बना दी, गवर्नर बना रहा था, बढ़िया बन रहे। अब प्रधान राष्ट्रपति बनाता रहे कानून, विधायिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको क्या बताया? अतिक्रमण बताया। और कह दिया कि एक अध्यादेश को सेम शब्दों में दोबारा नहीं लाया जा सकता, लैंग्वेज बदल के ले आओ। ठीक है, कुल मिला के एक अध्यादेश एक ही बार आ सकता है। उसको अगर आप सत्र में नहीं रख रहे हो या यहां से पारित नहीं हो रहा है सदन से, तो फिर उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। डीसी वाधवा केस किस पे हुआ था? तो बिहार। क्योंकि बिहार में 256 बार, एक तो नहीं था, 256 में मतलब ज्यादातर अलग अलग श्रेणियों के अध्यादेश लाए गए थे। लेकिन 256 अध्यादेश लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात। कोई एक आधा इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप लाना पड़ जाए वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने तो क्या चलन बना लिया था कि सत्र के अंदर रखते ही नहीं थे, और सत्र जैसे ही खत्म हुआ क्या पास कर दिए? अध्यादेश। फिर जैसे ही सत्र शुरू हुआ 6 सप्ताह तक समाप्त हुआ, फिर सत्र खत्म होते ही वापस ले आए, ये करने लग गए। तो डीसी वाधवा केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बताया कि कार्यपालिका क्या कर रही है? विधायिका के शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है, और एक अध्यादेश एक ही बार लाया जा सकता है, उसे उसी भाषा में वापस बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो डीसी वाधवा केस 1987, डीसी वाधवा केस, ये इसका एग्जाम्पल है। बिहार। करना है। सबसे पहले क्या होता है? सदन का नेता, लीडर ऑफ हाउस। तो
प्रधानमंत्री जिस भी सदन में होगा वो वहां का क्या होगा, नेता होगा। और इसके अलावा दूसरे सदन के अंदर प्रधानमंत्री क्या करेगा, किसी भी मंत्री को क्या बनाएगा, सदन का नेता बनाएगा। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में है तो वो क्या होगा, लोकसभा में सदन का नेता। और राज्यसभा में जेपी नड्डा को क्या बना रखा है, सदन का नेता। मनमोहन सिंह जी थे तो वो कहां से आते थे, राज्यसभा से, तो वो राज्यसभा में क्या थे, सदन के नेता थे, लीडर ऑफ हाउस। और उन्होंने लोकसभा में किसी और को क्या बना रखा था, सदन का नेता बना रखा। तो प्रधानमंत्री खुद जिस सदन का है वो उस सदन का क्या होता है, नेता होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस सदन का है उस सदन का नेता होगा। और दूसरे में वो क्या बनाता है, दूसरे किसी मंत्री को नेता बनाता है। ठीक है, लिख लो, सदन का नेता। अब ये मिसलिनियस टर्मिनोलॉजी। हाँ, तो बहुमत वाली पार्टी को तो करता है। प्रधानमंत्री तो किसका होता है, जिसके पास बहुमत है उसी का होता है। नहीं नहीं, पूरे सदन को नहीं, प्रधानमंत्री जिस सदन का है वो उस सदन का क्या होता है, नेता होता है। और बहुमत के उस सदन के अंदर विपक्ष का नेता लिखेंगे अगला अपन, ये पक्ष वाला ही है। फिर करंट अफेयर्स की बोल दो, मार्च अप्रैल फरवरी की बोल देंगे, सब मिल जाएगी वो तो, क्या धीरे धीरे सब मिल ही रही है। ठीक है, अब देखो, ये तो कौन हो गया, सदन का नेता। एक होता है विपक्ष का नेता। अब भारत लगभग 75 में से 50-55 साल विपक्ष विहीन राजनीति में रहा है, विपक्ष विहीन लोकतंत्र। विपक्ष में लोकतंत्र का नेता ही नहीं हुआ आपने, शुरुआत में कहा था, नहीं था। ठीक है, तो विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। 1969 में ये पद सृजित किया गया। पद कब बनाया गया, 1969 में। 1977 में इसके लिए बनाया गया एक्ट, और एक्ट से बनने वाले पद को क्या कहते हैं, वैधानिक। इसको वैधानिक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जे के साथ ही इसे कैबिनेट रैंक माना गया, इसे कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला, कैबिनेट स्तर का। 1969 में पद बना, 1977 में इसे क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, और उसी के साथ इसे कैबिनेट मंत्री का स्तर दिया गया। यानी कि इसको सब सुख सुविधाएं कौन सी मिलेगी, कैबिनेट मंत्री वाली मिलेगी। और ये बनता कौन है, तो वो लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल। लोकसभा में क्या, सबसे बड़ा विपक्षी दल। ये राज्यसभा में इसका कोई मतलब नहीं है, विपक्ष के नेता का मतलब ही किसमें होता है, लोकसभा। सबसे बड़ा विपक्षी दल, जिसे कम से कम कितना, 10% मत मिले, ये 10% सीटें हो, इसके पास कम से कम कितनी सीटें हो, 10% सीटें हो, वही क्या बनता है, विपक्ष का नेता बनता है। 2014 से 24 में कोई नहीं था, उससे पहले शुरुआत में 50 साल कोई भी नहीं था। ठीक है, तो विपक्ष का नेता पद कब आया, 1969 में आया। 1977 में इसे वैधानिक दर्जा दिया, और कैबिनेट मंत्री की, हाँ, कैबिनेट स्तर का दर्जा, कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा, आपके किसका, कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। उसके बाद में कौन बन सकता है, तो लोकसभा में विपक्षी दल, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, जिसे कम से कम 10% सीटें प्राप्त हुई हो। ठीक है, लिखो, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। लिखो, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इसमें 1969 ऐसे करके लिखो, जैसे लिखा हुआ है किचन कैबिनेट, वो कैबिनेट जो आपकी किचन तक आ सकती है। अब देखो, आपके दोस्तों की अलग अलग श्रेणियां होती है। जब आप स्कूल में थे एक और थे, तो आपके दोस्त हुआ करते थे। आपके दोस्तों की श्रेणियां क्या थी, कुछ ऐसे दोस्त थे जो जिनसे आप घर के गेट तक ही मिलते थे, वो आता था, हाँ बस बढ़िया बढ़िया, चल ठीक है जा, क्या वो। एक दोस्त ऐसा होता था, कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो आपके बाहर वाले कमरे तक आते हैं,
ड्राइंग रूम तक, यहाँ तक आया और यहाँ से उसको रवाना कर दिया। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके रूम तक आ जाते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो, हाँ, आपकी मम्मी उनको कहती है ले रे लहसन छोड़, और वो बैठ के, आंटी लो लहसन छोड़ दी मैंने, लहसन छोड़ देते हैं। वो होता है कि नहीं होता? हाँ, तो बस ऐसे कैसे किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब है बहुत खास लोग जो आपके किचन तक आ रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि मोदी जी की किचन कैबिनेट में कौन हो सबसे खास, 3-4 मंत्री, मोटा भाई, छोटे वाले, और राजनाथ, और जेपी नड्डा, और अजीत डोभाल, और कौन है? अजीत डोभाल। ये 4 ही जने। अमित शाह हैं, एस जयशंकर भी मान लो, बाकी वो इतने नहीं है, वो सिर्फ भारी मामलों के लिए कि भारी अफेयर तू संभाल, ठीक है। निर्मला ताईबाई नहीं है, 3-4 ही है ये। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अजीत डोभाल, बस यही ले रहे हैं डिसीजन, ठीक है, ये लोग। तो इसमें मंत्री भी हो सकता है और गैर मंत्री। अजीत डोभाल मंत्री है क्या? लेकिन वो कैबिनेट, उसको मंत्री कैबिनेट का दर्जा दे रखा है, बाकी वो मंत्री नहीं है। इसका मतलब है वो भी किचन कैबिनेट का हिस्सा है। कुछ खास लोग जो क्या करते हैं, सभी निर्णयों में भूमिका निभाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट। एक शब्द आता है त्रिशंकु, हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट, सुना है? जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले उसको बोलते हैं त्रिशंकु। वेरी गुड। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, त्रिशंकु। मेजोरिटी, इफ नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी, यदि किसी दल को पूर्ण स्पष्ट बहुमत ना मिले, लेम टक, लंगड़ा होता है वैसे जानवर है। देखो, चुनाव हो जाए, मई में चुनाव हो गए थे, ये भी भारत में नहीं होता। अब मान लो मई 2024 में क्या हो गए? चुनाव हो गए, और अब एक आखिरी सेशन बुलाया जाए जून के अंदर। 4 जून को नतीजे आ गए, अब 16 जून को नई विधानसभा, नई लोकसभा बननी है। अब मान लो 10 जून को एक सत्र बुला लिया कि भाई अंतिम विदाई समारोह, क्या बुलाया जाए? विदाई समारोह बुलाया जाए। अब विदाई समारोह में ये पुराने वाले आएंगे, पुराने वाले आएंगे, इनमें से कुछ जीते हुए आएंगे और कुछ हारे हुए आएंगे। अब जो हारे हुए आते हैं ना, वो बेचारे मुंह लटका के आते हैं, और मुंह लटकाए हुए वो कहते हैं लेम डक, उसको क्या कहते हैं? लेम डक। हारे हुए सदस्यों का जो आखिरी सत्र बुलाया जाता है। चुनाव होने के बाद में कुछ जीत गए कुछ हार गए, लेकिन पुरानी वाली लोकसभा का जब सत्र बुलाया जाता है तो उसमें कुछ हारे हुए हैं कुछ जीते हुए हैं।
और वो अंतिम बैठक होती है, उस बैठक को कहा जाता है लेम डक सेशन, लेम डक सत्र। और हार गए उनको लेम डक। ठीक है, अगली लोकसभा चुनाव के बाद निवर्तमान उसे लेम डक, क्योंकि वे सदस्य चुनाव हार जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेम डक कहते हैं। मैंने कब पढ़ाना शुरू किया था तुम्हारी क्लास में? जुलाई में आया था, मैं जून में आया था? जुलाई में आया था। तारीख लिखी हुई है किसी ने? 19 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बीच में मैं क्लास नहीं लगी थी ना? है क्या? बस 60, 65, 70 ही हुई है अभी। कितनी होगी? कौन सी क्लास नंबर कौन सा है? ब्रिजमोहन जी कौन सा क्लास नंबर है? 63। बस 63? फिर तो कोई ज्यादा नहीं है। 63 हुई है? क्या बात कर रहे हो? हाँ तो अभी तो 15 क्लास 17 क्लास बाकी है। आप हैं? देखते हैं, कल देखेंगे। आयोग करवा दूं क्या? आज तो मेरी क्लास नहीं है। जुडिशरी शुरू कर दूंगा कल और परसों, 2 दिन आएगा, 4-4 घंटे, तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरा हो ही जाएगा। अगर दोनों दिन 4-4 घंटे क्लास ले लूं क्या? हैं?